अगर मुझे पता होता कि वो रात कैसी होने वाली है तो मैं कभी भी गो लाइव पर क्लिक नहीं करता। मैं और रिया पूरे हफ्ते बर्ड थ्योरी ट्रेंड ट्राई करने के बारे में मजाक कर रहे थे। हम उस तरह के लोग नहीं थे जो टिकटॉक को सीरियसली लें, लेकिन मौसम धुंध भरा, डरावना और कंटेंट के लिए एकदम सही था। ऐसी धुंध जो आपके कपड़ों से चिपक जाती है और आवाज को निकल जाती है। हमारे बगल की झील ग्रे रंग की चादर जैसी थी जो ठंड से सांस ले रही थी। तैयार हो? मैंने अपना फोन उठाते हुए पूछा। रिया ने आंखें घुमाई। अगर मैं कुछ अजीब बात कहूं तो उसे काट देना। हम बोर्ड वॉक रास्ते पर चलने लगे। धुंध इतनी घनी थी कि लैंप पोस्ट जलती हुई मोमबत्तियों की तरह चमक रहे थे। लोगों को इस तरह की माहौल वाली चीजें बहुत पसंद आती हैं और कुछ ही सेकंड में हमारे 100 व्यूअर्स हो गए। कमेंट्स तेजी से आने लगे। बर्ड टेस्ट, बर्ड टेस्ट। हे भगवान, कितनी धुंध है, किस करो जल्दी। मैंने मुस्कुराते हुए कैमरा रिया की तरफ घुमाया। मैंने थोड़ी देर पहले एक प्यारी सी चिड़िया देखी थी। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। फ्रेम में हमारे पीछे एक परछाई दिखाई दी, लंबी, अचानक, चुपचाप से आई हुई। रास्ते की तरफ से नहीं, झील की तरफ से। रिया ने हाँफते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी वहां खड़ा था, एक ग्रे जैकेट और कीचड़ वाली जीन्स पहने हुए। कोई बैकअप नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कुछ नहीं। ओह, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, फोन थोड़ा नीचे करते हुए। सॉरी यार, हमने तुम्हें देखा नहीं। वो एक कदम और पास आया। उसके जूतों के गीले निशान पीछे छूट रहे थे, जैसे वो कीचड़ में चला हो या गहरे पानी में। आज चिड़िया बाहर नहीं है, उसने कहा, आवाज हल्की, लगभग खुशमिजाज। इस तरह की धुंध में सिर्फ शांत चीजें ही बाहर आती हैं। रिया का हाथ मेरे हाथ में आ गया। उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने इसे हंसी में टालने की कोशिश की। ठीक है, ये बस एक टिकटॉक ट्रेंड है। मेरे दूसरे हाथ में लाइव स्ट्रीम चल रहा था। लोग स्पैम कर रहे थे। तुम्हारे पीछे कौन है? वो कहीं से भी आ गया। लाइव खत्म करो भाई, वो नॉर्मल नहीं है। उसके पीछे पानी देखो, वो क्या है? मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चेक करूं। उस आदमी ने रिया को देखा। उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। तुम दोनों को यहाँ बाहर नहीं होना चाहिए, उसने धीरे से कहा। तुम्हें नहीं पता कि पानी में क्या छिपा है? रिया ने मेरा हाथ जोर से खींचा। डैनियल, चलो चलते हैं। उसने हमें हाथ हिलाया, फ्रेंडली तरीके से नहीं, धीरे, रोबोट जैसा। उसकी आंखें पलक नहीं झपक रही थी। जब हमने चलना शुरू किया तो वो हमारा पीछा कर रहा था। फिर हम मुड़े और धुंधले रास्ते पर तेजी से भागे। जैसे वो नजरों से गायब हुआ, मैंने कांपते हाथों से लाइफ खत्म कर दिया। आखिर वो सब वहां पर था क्या? रिया ने हाँफते हुए कहा। मुझे नहीं पता, शायद कोई अजीब हाइकर होगा, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, और ना ही उसे। हम घर पहुंचे, हर दरवाजा बंद कर दिया, हर पर्दा लगा दिया। मेरा फोन लगातार बज रहा था, टिकटॉक से नोटिफिकेशंस। मैंने स्ट्रीम रीप्ले खोला। कमेंट्स पहले से भी ज्यादा खराब थे। वो झील से चलकर आया था, दोबारा देखो। उसके पीछे क्या था? 15वें सेकंड पर देखो। डैनियल, ये कोई मजाक नहीं है। किसी को फोन करो, पुलिस को फोन करो। मेरे पेट में अजीब मरोड़ उठने लगे। मैंने फुटेज को आगे पीछे किया। 14वें सेकंड पर उस आदमी के पीछे की धुंध हटी। धुंध में एक काली गहरी परछाई हिल रही थी, जो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा चौड़ी और लंबी थी, जैसे कुछ ऊपर उठ रहा हो। रिया ने भी उसे देखा। उसने अपना मुंह ढक लिया। डैनियल, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं। रात 11:47 पर दरवाजे की घंटी बजी। फिर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। मैं जम गया। रिया की आवाज कांप रही थी, दरवाजा मत खोलो। लेकिन फिर दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, पुलिस, हमें आपसे बात करनी है। रिया ने राहत की सांस ली और दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। मैंने बहुत ध्यान से दरवाजा खोला। 2 ऑफिसर्स हॉलवे में खड़े थे, सीरियस, टेंशन में, हाथ अपनी बेल्ट के पास। क्या तुम डैनियल मॉरिस हो? एक ने पूछा। हाँ, हमें वो लाइव स्ट्रीम देखनी है जो तुमने आज रात लेक हॉलो ट्रेल पर रिकॉर्ड की थी, अभी के अभी। रिया मेरे हाथ से चिपक गई। क्यों, क्या हो रहा है? ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा। आज दोपहर एक आदमी हिरासत से भाग गया है, बड़े वाले ने कहा। हमें यकीन है कि वो आचम झील के पास था। मेरा गला जैसे बंद ही हो गया था। किस जुर्म के हिरासत में भागा? 2 लोगों के खून। ऑफिसर्स ने बिना हिचकिचाए कहा। उसने उसी झील के पास एक औरत को मार डाला, तुम्हारे लाइव जाने से पहले। रिया लड़खड़ा गई। मुझे उसे सहारा देना पड़ा। ऑफिसर्स ने आगे कहा, जब तुम्हारा वीडियो हमारे रडार पर आया तो हमने उस आदमी को पहचान लिया। मुझे लगा जैसे मेरे सीने में बर्फ जम गई हो। तो आप कह रहे हैं जो आदमी हमारे पीछे आया था वही सस्पेक्ट था? ऑफिसर्स ने कहा। हाँ। रिया धीरे धीरे रोने लगी। मेरे घुटने लगभग कांपने लगे थे। हमें नहीं पता था, वो बस अचानक आ गया।
अधिकारी ने सीरियस होकर सर हिलाया। वो ऐसा ही करता है। मैं अब भी सोचने की कोशिश करता हूँ कि अगर उस रात हम में से कोई उससे अकेला मिला होता तो क्या होता। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उसका चेहरा याद आता है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखें इतनी चौड़ी चमक रही थी जैसे उसके अंदर 1000 और चेहरे छिपे हों। मुझे अब याद है कि वो हमसे बात करते वक्त लगातार अपनी उंगलियां रगड़ रहा था। उसकी उंगलियों पर एक गाढ़ा गीला लिक्विड लगा हुआ था। क्या वो खून था? मुझे लगता है जवाब आपको पता होगा। मैंने ऑफिसर से अलग से उसके गुनाहों के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि उस आदमी का इस शहर में कोई कांटेक्ट या दोस्त नहीं था। उसे पहली बार पिछले साल हैलोवीन की रात देखा गया था। घंटों बाद उसी इलाके में लूट हुई, गला कटा हुआ मिला। सच कहूं तो मैं बस खुश हूं कि हम जिंदा बच गए। तो जो लोग सोशल मीडिया पर पहचान बनाने के लिए पागल हो रहे हैं, प्लीज सावधान रहें। मैं देखता हूं कि छोटे बच्चे सुनसान जगहों पर घूमते हैं और उन वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं। बस ये पक्का कर लें कि आप कोई सेफ जगह चुनें, क्योंकि खराब जगहों पर खराब लोग होते हैं। कसम से मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। ये एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, कोई बेवकूफी भरा टिकटॉक ट्रेंड, बर्ड थ्योरी। अपने पार्टनर से पूछो कि क्या उसने कोई चिड़िया देखी, उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करो और इंटरनेट तय करेगा कि वो तुम्हारा सोलमेट है या नहीं। हार्मलेस, बेवकूफी भरा जो भी कहो। माया और मैं लगभग 3 महीने से डेट कर रहे थे। ये अभी भी इतना नया था कि सब कुछ हल्का और आसान लग रहा था। आसान। हम एक कैफे में बैठे थे जहां हम हर संडे को जाते थे। वो अपने फोन में स्क्रॉल कर रही थी और मैं ऐसा दिखा रहा था जैसे मैं कोई प्रैंक करने का प्लान नहीं बना रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, कैमरे को कैजुअली एंगल किया और कहा, हे, मैंने आज बाहर एक चिड़िया देखी। उसने पलकें झपकाई, कंधे उचकाए और अपनी कॉफी पीने लगी। ठीक है, कूल। वीडियो बोरिंग था, एंटी क्लाइमेटिक, लेकिन मैंने फिर भी उसे पोस्ट कर दिया। कैप्शन दिया, लगता है वो मेरी सोलमेट नहीं है, #बर्ड थ्योरी। 30 मिनट बाद उस पर 10,000 व्यूज हो गए। जब तक माया ने मुझे मेरे अपार्टमेंट पर ड्रॉप किया तब तक उस पर 1 लाख व्यूज हो गए थे। कमेंट्स बहुत बुरे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं पढ़ा। अभी नहीं, मैंने बस मान लिया कि लोग हमेशा की तरह ड्रामा कर रहे हैं। माया ने मुझे शाम 7 बजे टेक्स्ट किया, तुमने क्या पोस्ट किया? मैन, लोग मुझे टैग कर रहे हैं, वो मुझे मेरा ही चेहरा क्यों भेज रहे हैं? मैंने उससे कहा कि मैं घर पहुंचकर इसे डिलीट कर दूंगा। मैंने जल्दी नहीं की, मुझे करनी चाहिए थी। रात 10 बजे के आसपास उसने जवाब देना बंद कर दिया। मुझे लगा कि वो सो गई होगी। आधी रात तक वीडियो पर 4 मिलियन व्यूज हो गए थे और फिर सबका खुलासा हो गया था। रात 12:40 पर मैं अपने दांत ब्रश कर रहा था, मुंह में झाग लिए कमेंट स्क्रॉल कर रहा था और हर कमेंट के साथ मेरी सांस और नीचे धंसती जा रही थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत बेवकूफ दिखती है, वो एक नार्सिसिस्ट है। मैंने उसका प्रोफाइल ट्रैक किया, वो बहुत एवरेज है। मैं स्क्रॉल करते करते रुक गया। जान से मारने की धमकियां? मैंने फौरन उसे टेक्स्ट किया, हे, क्या तुम ठीक हो? मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, मुझे कॉल करो। मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, पानी बंद कर दिया, शांति का एहसास किया। तभी मुझे एक चरमराहट की आवाज सुनाई दी। ये मेरे सामने के दरवाजे की थी। मैं बाथरूम से बाहर निकला, टूथब्रश मेरे हाथ में था और टूथपेस्ट मेरी शर्ट पर टपक रहा था। माया, मैंने आवाज दी। अंधेरे से जो बाहर आया वो मुश्किल से उसके जैसा लग रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे, मस्कारा उसके गालों पर फैला हुआ था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो अब कभी पलके नहीं झपकाएगी। उसके कांपते हाथ में वो किचन का चाकू था जो मैं अपने काउंटर पर ब्लॉक में रखता था। उसने जरूर उस एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला होगा। तुमने पूरी दुनिया को मुझसे नफरत करवा दी, उसने फुसफुसाया। मैंने अपने हाथ अपने आप ऊपर उठा लिए। माया, हे, सुनो, हम बात कर सकते हैं। मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, मुझे नहीं पता था। तुमने मुझे मजाक बना दिया, तुमने अजनबियों को मुझे नोचने दिया। माया, प्लीज चाकू नीचे रखो। कंटेंट के लिए? वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं पीछे हटकर हॉलवे में चला गया। माया, तुम मुझे डरा रही हो? अच्छा है। वो मुझ पर झपटी। मैंने ब्लेड तब तक नहीं देखा जब तक वो मेरे हाथ में आधा नहीं घुस गया। ऐसा लगा जैसे जलते हुए हथौड़े से मारा गया। मैं चिल्लाया और दीवार से टकरा गया। खून मेरे हाथ से बह रहा था। माया, रुको! उसने फिर से चाकू उठाया और मैं कसम खाता हूँ वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। जैसे ये इंसाफ हो, जैसे मैं इसके लायक था। मेरी चीख से जरूर पूरी मंजिल हिल गई होगी। दरवाजे खुल गए। सबसे पहले सामने वाले हॉल से अर्जुन आया। वो चाकू, खून और मुझे जमीन पर देखकर 1 मिलीसेकंड के लिए डर गया। फिर वो भागा। उसके पीछे मार्क आया, वो लड़का जिसके पास पिटबुल था। उन दोनों ने माया पर सुनामी की तरह हमला किया। वो चीखी, गुस्से में, जंगली जानवरों की तरह। वो अंधाधुंध चाकू चला रही थी।
उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया। एक ने उसकी कलाइयां पकड़ ली, दूसरे ने पैर। 911 पर कॉल करो, अर्जुन चिल्लाया। बहन का खून बह रहा है। पड़ोसी हॉलवे में आ गए। आधे सोए हुए, डरे हुए, अपने फोन पकड़े हुए माया को घूर रहे थे जैसे वो चिल्ला रही थी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसने मुझे एक मीम बना दिया है, उसी की वजह से सब मुझसे नफरत कर रहे हैं। उसकी आवाज फटी, टूटी, बिखर गई। उसने उन्हें मुझसे नफरत करना सिखा दिया। दबोचे जाने के बाद भी वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करती रही, जैसे जरूरत पड़ने पर वो उनके हाथ चबा जाएगी। हर जगह खून था, उसका, मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था, ये मेरी गलती है, ये मैंने किया है। पुलिस कुछ ही मिनटों में आ गई। उन्होंने उसे हथकड़ी पहना दी, जबकि वो अभी भी मेरा नाम चिल्ला रही थी। उन्हें उसे हॉलवे से घसीट कर बाहर ले जाना पड़ा, क्योंकि उसने खड़े होने से मना कर दिया था। मैंने उन्हें उसे लिफ्ट की दीवार से सटाते हुए देखा। वो सिसकियों के बीच चिल्ला रही थी, तुमने उन्हें मुझे बर्बाद करने के लिए मजबूर किया, तुमने उन्हें ये जानने के लिए मजबूर किया कि मैं कौन हूँ। लिफ्ट के दरवाजे उसकी आवाज पर बंद हो गए। मैंने कभी किसी को एक ही समय में इतना टूटा हुआ और इतना खतरनाक नहीं सुना। पैरामेडिक्स ने मेरे हाथ पर पट्टी बांधी। मैं माफी मांगता रहा, तब भी जब उन्होंने मुझे बात करने से मना किया। मैंने वहां मौजूद सभी से माफी मांगी, लेकिन ज्यादातर माया से। भले ही वो वहां नहीं थी, भले ही उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। गिल्ट मेरे सीने पर एक भारी पत्थर की तरह बैठा रहा। एम्बुलेंस में इंतजार करते हुए मैंने टिकटॉक खोला। मेरा कमेंट सेक्शन फिर से भरा हुआ था, इस बार न्यूज रिपोर्ट के डुएट से। बर्थ टेस्ट लगभग जानलेवा साबित हुआ। गर्लफ्रेंड ने वायरल ट्रेंड को लेकर बॉयफ्रेंड पर हमला किया। लोग अब हंस नहीं रहे थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ उसे मानसिक रूप से अस्थिर कह रहे थे, कुछ ने इसके लिए मुझे पोस्ट करने का दोषी ठहराया। एक कमेंट सबसे ऊपर था, जिस पर 50,000 लाइक्स थे। बर्थ टेस्ट ये नहीं बताता कि आपसे कौन प्यार करता है, ये बताता है कि कौन अपना पर्दाफाश होने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। मैंने अपना फोन बंद किया। पैरामेडिक्स ने पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। नहीं, मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ठीक है। उसने धीरे से सर हिलाया। मैंने अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ देखा। हॉलवे अभी भी खून से सना हुआ था। पड़ोसी अपने दरवाजों के पीछे फुसफुसा रहे थे। खतरनाक शब्द भी इसके लिए काफी नहीं था, क्योंकि सच्चाई मुझे चाकू से भी ज्यादा जोर से लगी। मैं माया को बिल्कुल नहीं जानता था, और शायद मुझे कभी उसे जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो बस मजाक में टेक्स्ट भेजा था, आज एक अजीब चिड़िया देखी। ऑनलाइन सब लोग बर्ड टेस्ट ट्रेंड कर रहे थे, जिसमें वो अपने एक्स को चिड़िया के बारे में कुछ अजीब सा मैसेज भेजते हैं और ये समझाते हैं कि क्या वो अभी भी फौरन जवाब देंगे। मैंने सिर्फ क्यूरियोसिटी में डायरेक्ट को ये टाइप करके भेजा। वो 10 टाइम जोन दूर था। सच में विदेश में पढ़ाई कर रहा था। मेरे टाइम के हिसाब से सुबह 3 बजे बीच की तस्वीरें पोस्ट कर रहा था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगभग फौरन ही मेरा फोन बजने लगा। डायरेक्ट ने जवाब दिया, कहाँ? तुम्हारी बिल्डिंग के पास, है ना? मैं स्क्रीन को घूरती रही। उस पल का इंतजार कर रही थी जब वो बताएगा कि एक मजाक था, लेकिन कुछ नहीं आया। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं और क्या करती? शायद वो था ही नहीं। शायद उसने वहां जाकर नंबर बदल लिया हो। अगले 1 घंटे तक मैं अपने सोफे पर बैठकर परेशान होती रही, और अंदर की गिल्ट ने बेचैनी की जगह ले ली। ये बस एक बेकार सा ट्रेंड था, किसे फर्क पड़ता है? शाम 6 बजे मैं कचरा फेंकने के लिए उठी। हॉलवे की लाइटें हमेशा की तरह टिमटिमा रही थी। मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग पुरानी थी, ऐसी जगह जहां सब कुछ गुनगुनाता रहता था। मैंने अपना दरवाजा खोला, एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा पैर फिसल गया। मेरी एड़ी किसी गीली चीज पर फिसल गई। जब मैंने नीचे देखा तो मैं इतनी जोर से चीखी कि मेरा गला जलने लगा। एक कौवा, या जो भी कौवा हुआ करता था, मेरे वेलकम मैट पर पड़ा था। उसका आधा सीना गायब था, पसलियां बाहर निकली हुई थी, पंख गुच्छे में फटे हुए थे। अगली चीज जो मुझे महसूस हुई वो थी बदबू, मेटल जैसी, सड़ी हुई, जैसे किसी चीज को कूड़ेदान के नीचे से निकालकर धूप में छोड़ दिया गया हो। किसी ने उसे जानबूझकर धीरे से रखा था, ठीक मेरे दरवाजे के पास। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और 3 बार लॉक किया। मेरे हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि बिल्डिंग सिक्योरिटी ऐप खोलने से पहले मेरा फोन 2 बार गिर गया। कुछ मिनट बाद मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मुझे फिर से ब्लॉक मत करना। मेरा गला सूख गया। मैंने बिल्डिंग सिक्योरिटी को सब कुछ बताया। उन्होंने मुझसे ऑफिस में नीचे आने और हॉलवे के फुटेज देखने के लिए कहा, और तब तक उन्होंने पुलिस को बुलाया। हमारे सिक्योरिटी गार्ड का नाम रेमन था, जो बूढ़ा था। उसने फीट को आगे पीछे किया। वहां, उसने कहा। उसने फुटेज रोक दी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। तीसरी मंजिल से एक आदमी फ्रेम में आया। उसके हाथों में वो कौवा था।
उसने लेटेक्स के दस्ताने पहने हुए थे। वो मेरे दरवाजे के पास झुका, मरे हुए पक्षी को ऐसे ध्यान से रखा जैसे कोई प्रेम पत्र रख रहा हो। फिर 1 सेकंड के लिए चुपचाप खड़ा रहा, मेरी पीप होल को घूर रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो फ्रेम से बाहर चला गया। फिर कुछ मिनट बाद वापस आया। उसके हाथ में फोन था, कुछ टाइप कर रहा था। हम इस आदमी को जानते हैं, रेमन ने कहा। अकेला रहता है, कोई परेशानी पैदा करने वाला नहीं है, शांत है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी। लेकिन जिस बात ने मुझे एकदम सुन्न कर दिया वो था उसका चेहरा। वो डेरेक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वो मेरा पड़ोसी था, वही आदमी जिसका दरवाजा हर बार मेरे गुजरने पर चरमरा कर खुलता था, जैसे वो हमेशा टाइमिंग सेट करता। वही आदमी जो हर बार जब मैं लॉबी की तरफ चलती थी तो अपना मेल चेक करता हुआ मिलता था। उसे तुम्हारी एक्स का नंबर कैसे मिला? हाँ, रेमन ने धीरे से पूछा। जवाब मुझे बर्फ की तरह लगा। 3 हफ्ते पहले मेरा एक पैकेज लॉबी में छूट गया था। उस पर मेरा नाम और डेरेक का पुराना नंबर पिकअप स्लिप पर रखा था। उसने उसे जेब में डाल लिया होगा। मैं बहुत डर गई। कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई। मैं रेमन के साथ रही जबकि 2 ऑफिसर उससे बात करने ऊपर गए। मॉनिटर पर दिख रहा था कि वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं और एक हाथ अपनी होल्स्टर के पास रखे हुए हैं। दरवाजा खुला। उसने लड़ाई नहीं की, उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। शांत, बिना हिले, वो सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देखे बिना ऑफिसर्स के बीच से निकला। फिर उसका ध्यान गया, उसकी आंखें ऊपर की ओर गई, ठीक लेंस पर, जैसे उसे पता था कि मैं देख रही हूं। मुझे लगा जैसे वो उसके आर पार देख सकता हो। वो उसे लिफ्ट तक ले गए। रेवन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब तुम सेफ हो, उसने कहा। लेकिन मुझे सेफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे लगा जैसे कुछ अभी शुरू हुआ हो। उन्होंने मुझसे हॉलवे में इंतजार करने के लिए कहा जबकि बाकी ऑफिसर्स उसके अपार्टमेंट की जांच कर रहे थे। मैं लिफ्ट के पास खड़ी नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं तीसरी मंजिल की रेलिंग के पास चली गई, जहां से नीचे की लॉबी दिखती थी। लिफ्ट की घंटी बजी, दरवाजे खुले, ऑफिसर्स उसे हथकड़ी पहनाकर बाहर लाए। और तभी ये हुआ। उसने धीरे से जानबूझकर अपना सर उठाया और सीधे मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हूं। मैं अपने आप पीछे हट गई। एक ऑफिसर ने देखा और उसे आगे धकेला, लेकिन जब तक दरवाजे उनके पीछे बंद नहीं हुए उसने मुझसे नजरें नहीं हटाई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस मुस्कान ने मुझे कौवे से ज्यादा डरा दिया। जब ऑफिसर उसके अपार्टमेंट की तलाशी ले रहे थे तो उनमें से एक ने नीचे आवाज दी, मैम इधर आइए, आपको ये देखना चाहिए। उसके लिविंग रूम में एक मेज तस्वीरों से भरी हुई थी। डेरेक की नहीं, किसी भी पक्षी की नहीं, मेरी तस्वीरें। मैं अपनी कार की तरफ जा रही थी, पोस्टमैन से बात कर रही थी और बेसमेंट में वेंडिंग मशीन के पास खड़ी थी। दर्जनों तस्वीरें थी। कुछ पर लाल मार्कर से गोला बना हुआ था, कुछ पर तारीख लिखी हुई थी। मेरी सांस अटक गई। कितने टाइम से? एक ऑफिसर ने सर हिलाया। जितना हम सोचना भी नहीं चाहते। मैंने पूछा कि क्या मैं अपने अपार्टमेंट में वापस जा सकती हूँ, और उन्होंने हाँ कहा। वो जल्द ही और बयान लेने के लिए फिर से आएंगे। मुझे सांस लेने के लिए 1 मिनट चाहिए था। मैं अपने फ्लोर पर वापस आई। मुझे हर परछाई अपने ऊपर दबाव डालती हुई महसूस हो रही थी। मैंने कांपते हुए सांस ली, अपने अपार्टमेंट की तरफ मुड़ी और जम गई। मेरे वेलकम मैट पर एक छोटी सी चीज पड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जब मैं पहली बार बाहर निकली थी तो मैंने इसे नोटिस नहीं किया था। मैं धीरे धीरे नीचे झुकी। मेरे हाथ में टॉर्च कांप रही थी। रोशनी किसी गीली चीज पर पड़ी। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। ये एक औरत की बाली थी, अभी भी फटे हुए मांस के टुकड़े से जड़ी हुई थी। एक कान, एक इंसान का कान। मेरा दिमाग घूम गया। ऑफिसर्स ने उसे चेक किया था, उसे हथकड़ी लगाई थी। वो नीचे नहीं झुका था, वो मेरे दरवाजे के पास से नहीं गुजरा जब तक कि उसने इसे पहले ना छोड़ा। पुलिस के आने से भी पहले एक तोहफा जो मेरे मिलने का इंतजार कर रहा था। उस रात मैं सोई नहीं। मैं लगातार खबरें रिफ्रेश करती रही, ये ढूंढती रही कि कोई ऐसी हेडलाइन दिखे जिसमें किसी लाश के मिलने की बात हो, किसी औरत की पहचान हुई हो, कुछ भी। क्योंकि अंदर ही अंदर मेरे दिमाग के सबसे अंधेरे कोने में मुझे सच से ज्यादा किसी और चीज का डर था। अगर उन्हें वो नहीं मिली तो वो उसके बाकी हिस्से के लिए वापस आ सकता है, और उसे ठीक से पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ।